ऑन एयर। जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देश के केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी, जो कि देश और दुनिया में अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अलग ही तरह के व्यंग करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बोलो अबीर खलील अली जी, नमस्कार, सलाम अलैकुम, जय सर भीम, जय भारत। सर, स्वास्थ्य कैसा है आपका? आप अभी हाल फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हाँ, मैं तो कोरोना पॉजिटिव आया था, लेकिन कोरोना मेरे पास ज्यादा दिन नहीं रुका। मैंने वो कोरोना का नारा दे दिया था जी। और कोरोना 11 दिन के बाद चला गया। मैं ठीक ठाक हूँ, मेरी तबीयत एकदम ओके है। नाउ नाउ आई एम ओके। मतलब जिन्होंने देश में गो कोरोना गो का नारा दिया, कोरोना को भगा दिया आपने। जीत गए कोरोना से। तो मैंने तो आपको मालूम है कि 20 फरवरी 2020 को गेटवे ऑफ इंडिया के सामने मुंबई में ताजमहल होटल के सामने अरेबियन समुद्र के पास मैंने चाइना के एम्बेसडर के साथ एक प्रोटेस्ट मैंने किया था जी। और एक रैली निकाली थी। और उस रैली में मैंने गो कोरोना गो कोरोना कोरोना गो कोरोना गो का नारा मैंने दे दिया था। शुरू में लोगों को लगा कि भाई ऐसा ही नारा है, लेकिन बाद में दुनिया के 190-200 कंट्री में को कोरोना का नारा गूंजने लगा और कोरोना से जाता भी रहा। बहुत सारे लोग कोरोना से मुक्त होने लगे, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग 93-94% लोग ठीक ठाक हो गए। तो मैंने जो गो कोरोना का नारा दिया था, तो रोज कोरोना गो कोरोना गो कोरोना से जा रहा था। तो इसी तरह लेकिन कोरोना ने सोचा कि भाई इन्होंने मुझे तो धमकी दिया है, कोरोना को गो बोलता है, इसीलिए कोरोना मेरे पास भी आ गया। जी। और मेरे पास आ गया, लेकिन मैं खंबीर था। मुझे मालूम था कि कोरोना ज्यादा दिन मेरे पास नहीं रहेगा। और मैंने मतलब कोरोना गो का नारा मैंने दिया। मैं जो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट था 11 दिन तक, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, उसको भी वो पॉजिटिव आई थी। तो हम गो कोरोना का नारा देते रहे और 11 दिन के बाद 10 दिन के बाद कोरोना से चला गया और मैं अस्पताल से बाहर आ गया। मैं अभी एकदम ओके हूँ, ठीक ठाक हूँ। अबीर जी। सर, आप देश के बड़े दलित नेता के रूप में आपको जाना जाता है। देश हाँ, में आप देश में दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, आप भी दिल्ली में हैं। दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन कर रहा है। जो 3 कानून सरकार ने बनाए हैं, किसान को समझ नहीं आ रहे हैं। क्या विचार है इसमें आपके? आप सरकार के साथ हैं? तो हम तो सरकार के साथ है। जब कानून बढ़ा था राज्यसभा में, जब मतलब कानून पेश हुआ था, तब मेरे पार्टी ने इसका सपोर्ट किया था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब ये कानून इसलिए बनाया है कि जो किसान है, एक किसान उनकी आमदनी तो दुगुनी हो, किसानों को आजादी मिले, किसानों की जमीन को कोई तो धोखा नहीं है, एपीएमसी को कोई तो धोखा नहीं है, एमएसपी को कोई तो धोखा नहीं है। तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता थी। बहुत सालों से ये कानून पेंडिंग था। अगर किसान अपना फसल या अपना जो माल है वो जहां ज्यादा पैसा मिलता है वहां अगर बेचना चाहता है, तो उसको परमिशन देने वाला एक कानून है। इसका मतलब एपीएमसी में सामान मत दे दो, ऐसा कानून नहीं है। अगर कोई किसान चाहता है कि भाई मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो उसके लिए आजादी देने वाला एक कानून है। अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके बारे में हमको सिंपैथी है। बहुत बड़े ठंडी में वो 20-21 दिन से वहां मतलब उधर बैठे हैं। उन्होंने आंदोलन खत्म करने की आवश्यकता है, सरकार मार्ग निकालने के लिए तैयार है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के किसानों को जब मतलब एड्रेस किया, तब उन्होंने बोला है कि भाई जो शंकाएं है, शंकाएं दूर करने के लिए हम तैयार है। और उन्होंने शंकाएं दूर करने की कोशिश उन्होंने की है। लगातार 7-8 बार नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री है, हमारे राजनाथ सिंह जी है, अमित शाह जी है, इन लोगों ने भी मतलब इसमें मतलब पहल की। और ये किसानों के बारे में हमको आदर है, किसानों के बारे में, क्योंकि किसान ना होते, किसान नहीं होते तो हम हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हमको खाने के लिए भी मिलेगा नहीं। तो
किसान है इसीलिए हम है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को जिन किसानों ने 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है, वो नरेंद्र मोदी क्यों किसानों के खिलाफ बिल लाएगी, क्यों कानून बनाएगी किसानों के खिलाफ। लेकिन किसानों के मन में जो शंकाएं है दूर करने के लिए कानून में बदलाव लाने की सरकार की भूमिका है, उसमें संशोधन करने की सरकार की भूमिका है। और सरकार किसान जो चाहते हैं उसी तरह कानून में बदलाव किया जाएगा। लेकिन कानून वापिस ले लो, इस मांग को हमारा विरोध है। अगर एक बार कानून बनता है तो वापिस लेने का विषय नहीं है। आज तक अब ऐसा नहीं हुआ है कि भाई कानून बन गया और वापिस ले लो। एक कानून वापिस लिया तो हर कानून बोलेगी वापिस ले लो, इसलिए कानून वापिस लेने का विषय नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में प्रावधान किया है, ये नया कानून बनाने का भी प्रावधान किया है और पुराने कानून में बदलाव करने का भी अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है। इसीलिए मतलब पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी है, तो लोकसभा में राज्यसभा में हम संशोधन लाएंगे जो किसान चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आंदोलन खत्म करने की आवश्यकता है आबिद जी। लेकिन किसान अडामंट है, किसान नहीं सुन रहे हैं और वो कानून पीछे ले लो इसी तरह बोलेंगे तो सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन संशोधन के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। लेकिन सर, प्रधानमंत्री जी आज किसानों को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश का किसान इस बिल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो इतने विकराल रूप में दिल्ली की सीमा पर पिछले 22-23 दिनों से बैठे हुए हैं, जो ना बारिश से डरते हैं, जो ना ठंडी से डरते हैं, और तो और बच्चों और महिलाओं के साथ बैठे हैं ये लोग। मतलब अभी बैठे हैं, मतलब अभी एक किसान जो है तो इसमें मुझे लगता है कि पंजाब हरियाणा यूपी के बॉर्डर के कुछ किसान है, पूरे देश भर में ये आंदोलन नहीं दिख रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी मतलब जो पॉलिटिकल लोग है ऐसे लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जो लोग है बोलते हैं, ऐसे लोगों ने आंदोलन करने की कोशिश भी की है। असलियत में किसान उस आंदोलन में नहीं है, लेकिन यहाँ बॉर्डर पर के किसान बैठे, बात सही है। लेकिन अभी उन्होंने मतलब मार्ग निकालने की कोशिश अगर सरकार कर रही है तो उसको सपोर्ट करने की किसानों की जिम्मेदारी है। इतने ज्यादा दिन वहां रहना अच्छी बात नहीं है, ठंडी में किसान की कुछ मृत्यु भी हो रही है। तो इसीलिए उन्होंने मतलब किसानों के बारे में सोचना चाहिए, किसानों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वहां कितने भी दिन बैठेंगे तो कानून तो पीछे नहीं लिया जाएगा। लेकिन मार्ग निकालने के लिए हमारी तैयारी, सरकार की तैयारी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। किसानों के लिए मतलब लॉकडाउन में 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अनाउंस कर दिए थे, आप लोग जानते हैं। किसानों के लिए जो भी चाहिए, उनकी आमदनी दुगुनी करने के लिए, उनके बाल बच्चों की शिक्षा अच्छी तरह हो, उनका परिवार अच्छी तरह जिए, इसीलिए मतलब एक कानून लाया है। और ये कानून है ये किसानों के फायदे का है, इसलिए किसानों ने इसका तो स्वागत करना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। सरकार का आरोप है इस आंदोलन को फंडिंग की जा रही है, पाकिस्तान से फंड आ रहा है, चाइना से फंड आ रहा है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या इस आंदोलन को जो फंडिंग हो रही है, जहां पर ये आंदोलन हो रहा है वहां पिज्जा खाया जा रहा है, खीर खाई जा रही है, बिरयानी चल रही है, तो ये आंदोलन नहीं है, सरकार कहती है इसको बैक से सपोर्ट किया जा रहा है, इसमें राजनीति घुस गई है। हाँ, तो मतलब अभी सपोर्ट तो भी इतने किसान हजारों की संख्या में बैठे हैं, वहां उनको रसीद पूरी दी जा रही है, उनको मदद भी की जा रही है। पूरा पैसा भी मतलब जो पंजाब के जो उद्योगपति है, जो कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, ऐसे लोग भी उनके लिए मदद कर रहे हैं। तो फंडिंग जो है, ये फंडिंग बाहर से भी हो रहा है, बाहर से हो रहा है। मतलब जो पंजाब के जो किसान है, जो मतलब किसान के जो परिवार के जो लोग है, जो उद्योगों में मतलब बाहर चले गए, तो ऐसे लोग फंडिंग कर रहे हैं। बाकी इधर के भी लोग फंडिंग कर रहे हैं। किसान भी अपनी रसीद गाँव गाँव से ला रहे हैं। लेकिन अभी इतने दिन बैठना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि किसानों के जिंदगी का विचार अगर किसान नेता करना चाहते हैं, उन्होंने किसानों के मृत्यु के लिए ये लोग जिम्मेदार है कि भाई इन्होंने ऐसे ठंडी में आंदोलन करने की आवश्यकता तो नहीं थी। और जो 12-13 जो लोग मर गए हैं,
उसके लिए मतलब ये कि किसान नेता जिम्मेदार है, इन्होंने पहले 1-2 राउंड में चर्चा में कोई मार्ग निकालना चाहिए था। 6-7 दिन में मतलब आंदोलन खत्म करने की आवश्यकता थी। इतने दिन 22 दिन, 23 दिन, 30 दिन वहां बैठने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि किसान नेता है, अड्यामंट है और सरकार पॉजिटिव है। सरकार किसान उनकी बात सुनने के लिए पूरी तैयार है। तो किसान उन्हें मतलब सरकार का सुनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अबीर जी। सर, नया संसद भवन बनाया जा रहा है, हाँ, विपक्ष कहता है कि नया संसद भवन बनाया जा रहा है, क्या अभी इसकी जरूरत थी? विपक्ष का आरोप है कि कोरोना काल के दौरान अभी संसद भवन की जरूरत नहीं थी। जो संसद भवन है ऑलरेडी, उसी से काम चलाया जा सकता था। इतना पैसा देश के विकास में लगाया जाना चाहिए था। क्या कहते हैं आप? नहीं क्या, मुझे आवाज नहीं आ रही क्लियर है, थोड़ा आवाज में मेरा बड़ा। सवाल ये है कि देश में नया संसद भवन बनाया जा रहा है, कितना खुश है इस बात को लेकर? क्या क्या किया जा रहा है? देश में नया संसद भवन बनाया जा रहा है। अच्छा हाँ, नया संसद भवन बनाया जा रहा है, तो ये बहुत दिनों की ख्वाहिश थी कि नया संसद भवन बनाने की। और 2022 में 75 साल अपने आजादी को पूरे हो रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी और ये संसद जी भवन जो है अंग्रेजों ने बनाया था। तो जी। ठीक बात है, अंग्रेजों ने बनाया था तो अपना ही था, इतने सालों से वो चलता रहा। लेकिन अभी संसद भवन में बैठने के लिए मतलब उतनी जगह ठीक ठाक नहीं होती है। और इसीलिए संसद भवन बनाने का जो प्लान था, वो प्लान जो है वो पूरा करने का निर्णय मोदी सरकार ने ले लिया है। 75 साल जब आजादी को पूरे हो गए, तब नया संसद भवन में अधिवेशन होगा। और इतने करोड़ रुपए जा रहे हैं इसके लिए, 1000 करोड़ रुपए जो जाएंगे संसद भवन के लिए, तो रोड के लिए, डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपए अपन मंजूर कर रहे हैं। बाकी के लिए भी मंजूर कर रहे हैं। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए। 20 लाख करोड़ रुपए अपने तो लॉकडाउन के कार्यकाल में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के लिए अनाउंस कर दिए। 1,78,000 करोड़ रुपए अनाज के लिए मोदी जी ने अनाउंस कर दिए। बहुत सारे राज्यों को 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ रुपया कोरोना का सामना करने के लिए दिए। तो मुझे लगता है कि संसद भवन के लिए अगर 1,000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं, तो एक ऐतिहासिक मतलब ये बिल्डिंग हो जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है। 75 साल के सालगिरह जब मनाएंगे, तब नए संसद भवन में हम जाएंगे और वहाँ ज्यादा सीटों का प्रावधान किया है। तो एक अद्ययावत संसद भवन बनेगा। ये अपने देश के लिए एक गौरव की बात है, ऐसा मुझे लगता है। अबीर जी। आप अपनी राजनीति के साथ साथ अपनी अलग ही कविताओं के लिए भी जाने जाते हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसके ऊपर कोई कविता नहीं लिखी सर आपने? नहीं, किसान आंदोलन के लिए कविता मैंने नहीं की है। मतलब कविता तो मैं करते रहता हूँ, लेकिन अभी किसान आंदोलन में कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। मतलब किसान भी सीरियस है, हम भी सीरियस है। तो इसीलिए मतलब किसान आंदोलन पर मैंने कोई कविता नहीं की है। लेकिन लेकिन चल रहा है किसानों का आंदोलन, जी चल रहा है 22 दिन से किसानों का आंदोलन। जी। और मेरा बोल रहा है मन, मेरा बोल रहा है मन, आपका बोल रहा है मन, मेरा मेरा बोल बोल रहा रहा है है मन। मन। और किसानों ने खत्म करना चाहिए आंदोलन। वाह। हमें नहीं चाहिए किसी का धन, हमें नहीं चाहिए किसी का धन। मैं देख रहा हूं आंदोलन खत्म होने का क्षण। तो इसीलिए मतलब आंदोलन थोड़ा खत्म होना चाहिए। किसानों ने अपने अपने परिवार में जाना चाहिए। ठंडी से मतलब छुटकारा पाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मार्ग निकालने के लिए उन्होंने कोई ना कोई तो मतलब निर्णय लेने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर, ना सरकार पीछे हट रही है। आप कहते हैं कानून में संशोधन किया जा सकता है, कानून वापस नहीं लिया जाएगा। किसान कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तो हल कैसे निकलेगा? नहीं, हल निकलेगा। मतलब अगर अभी प्रधानमंत्री ने आज भी मध्य प्रदेश के किसानों को एड्रेस करते हुए उनकी शंकाएं दूर करने के बारे में उन्होंने अपनी भूमिका रखी है।
जी 25 तारीख को और भी मतलब माननीय प्रधानमंत्री किसानों के साथ बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मार्ग निकालने के लिए तैयार है, सरकार अगर मार्ग निकालने के लिए तैयार है, तो अबीर जी के किसान नेताओं ने इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और इसीलिए मतलब मार्ग तो निकालने की जिम्मेदारी अभी आंदोलनकर्ताओं की है। सरकार तो कानून पीछे नहीं लेने वाला है। एक कानून पीछे लेंगे तो जो मैंने पहले भी बोला कि हर कानून पीछे लेने की बात हो सकती है। किसी हर एक कानून को कुछ विरोध होता है लोकतंत्र में, सपोर्ट करना और विरोध करना ये तो होना ही चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये बहुमत से पारित हो चुका है। जी राज्यसभा में चर्चा हुई नहीं, राज्यसभा में हंगामा किया, राज्यसभा में टेबल पर जाकर घोषणाबाजी किया। वहां मतलब जो नियम की किताब थे उसके तो तोड़ दिए, फाड़ दिए, बिल को फाड़ दिया, चेयर के सामने जाकर उधर गुंडागर्दी की, और राज्यसभा में चर्चा इन्होंने की नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर अभी बजट सेशन जब आ रहा है तब इस पर संशोधन के बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया है, उस पर चर्चा हो सकती है। उसमें भाग हर एमपी ले सकता है और अपनी जो बातें बातें रख सकता है। तो इसीलिए मुझे जी लगता है कि कानून पीछे नहीं लिया जाएगा। किसानों ने अपने अपने घर पीछे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूले के लिए सरकार तैयार है, ऐसा मुझे लगता है अबीर जी। सर, आप महाराष्ट्र से हैं, मुंबई में रहते हैं और अभी दिल्ली में मौजूद हैं। मुंबई में बीएमसी के चुनाव बहुत ही नजदीक हैं। पिछले कई दशकों से बीएमसी पर हमेशा ही शिवसेना का कब्जा रहा है। इस बार आपकी पार्टी, जिसके साथ में गठबंधन है आपका, बीजेपी, बीजेपी हमेशा सपोर्ट करती थी शिवसेना को। इस बार दोनों आमने सामने हैं। क्या लगता है इस बार जो कई दशकों से शिवसेना का कब्जा था बीएमसी पर, इस बार ढह जाएगा, छूट जाएगा उनके हाथ से? हाँ, मतलब बहुत सालों से शिवसेना की सत्ता इसलिए रही कि शिवसेना के साथ बीजेपी भी रही, और जब बीजेपी भी नहीं थी तब भी शिवसेना की सत्ता बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में शिवसेना की रही है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि 1992 में जी जब मैं समाज कल्याण डिपार्टमेंट का मंत्री था, जी तो मैंने रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था, और कम से कम 20-22 साल के बाद शिवसेना की सत्ता जो चली गई थी, और 1992 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पहला मेयर बना था। मुरली देवरा जी जब मुंबई के अध्यक्ष थे, तो मैंने जी उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि पहला मेयर आरपीआई का होगा। और मुंबई शहर में दलितों की आबादी, बुद्धिस्ट लोगों की आबादी, अम्बेडकराइट लोगों की आबादी बहुत बड़ी आबादी है। जी जो साउथ इंडिया के हो, नॉर्थ इंडिया के हो, महाराष्ट्र के हो, ऐसे दलितों की आबादी मुंबई में 40% से ज्यादा है। और इसी तरह मतलब रिपब्लिकन पार्टी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो 1992 में जब कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी एक साथ आई, तब मतलब शिवसेना की जो सत्ता है, ये जी सत्ता जो चली गई थी, ये इतिहास है। तो अभी आपने मुझे सवाल पूछा है कि अभी मतलब आने वाले 22 में जो मतलब बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, जी तो बीएमसी के चुनाव में क्या होगा? तो रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी, और आमने सामने तो 2017 में भी दोनों थे, सत्ता में एक साथ थे, महाराष्ट्र की सरकार में दोनों एक साथ थे। लेकिन जी बीजेपी चुनाव में शिवसेना बीजेपी अलग लड़ी थी, और रिपब्लिकन पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया था, और पहली बार बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। मतलब शिवसेना को 94 सीटें मिली थी, लेकिन जी 82 सीटें बीजेपी को मिली थी। और उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी पद ना लेकर उन्होंने समर्थन किया था शिवसेना का। तो अभी हालत ये है कि अभी माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री है, अभी उनको 1 साल पूरा हो रहा है, और अभी 1 साल 1.25 साल के बाद बीएमसी इलेक्शन आ रहा है 2022 फरवरी में। तो मुझे लगता है कि इस वक्त बीजेपी और रिपब्लिकन पार्टी यहाँ सत्ता में आएगी, बीजेपी का मेयर बनेगा, रिपब्लिकन पार्टी का डिप्टी मेयर बनेगा, और शिवसेना को धक्का देने का जो काम है, ये काम इधर होने वाला है।
यहाँ ये चुनाव में शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी एक साथ आएगी नहीं, क्योंकि अभी सरकार में तो एक साथ है। इनका तालमेल नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनका तालमेल हो चुका है और ये तालमेल इतना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन ठीक बात है, लेकिन बीएमसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ अलायंस नहीं करेगी, शिवसेना कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी। तो लेकिन एनसीपी का और शिवसेना का अलायंस हो सकता है, लेकिन एनसीपी का और शिवसेना का उधर अलायंस होगा और यहाँ बीजेपी आरपीआई का अलायंस होगा। तो बीजेपी आरपीआई का अलायंस इनको भारी पड़ेगा और मुंबई महानगर पालिका पर बीजेपी का और आरपीआई का झंडा लहरेगा, ऐसा मुझे लगता है अबीर जी। तो सर कहने का मतलब ये हुआ, इस बार चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है आपने। मेयर बीजेपी का होगा, उप मेयर जो होगा वो आपकी पार्टी का होगा, मतलब सब नाम तय कर दिए हैं कि इस बार शिवसेना को कहीं का नहीं छोड़ना है आप लोगों को। हाँ, शिवसेना को इस बार आप धूल चटा के मानेंगे, बीएमसी से कब्जा छुड़वाएंगे। हाँ, शिवसेना को सत्ता से बाहर करेंगे हम। शिवसेना को, अगर शिवसेना ने हमको सत्ता से बाहर किया है, शिवसेना ने बीजेपी का समर्थन करने की आवश्यकता थी। मैंडेट जो था वो बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई ने मिलकर सरकार बनानी चाहिए, ऐसा मैंडेट था। हमको क्लियर मेजोरिटी मिली थी। 56 सीटें तो मतलब शिवसेना के पास थी, 105 सीटें बीजेपी के पास थी। हमारे पास इंडिपेंडेंट भी कम से कम 12-15 इंडिपेंडेंट हमारे पास थे और सरकार हमारी बन सकती थी, लेकिन शिवसेना ने हमको तो धोखा दे दिया। और शिवसेना ने मतलब अपने दुश्मनों के साथ, शिवसेना ने कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ अलायंस करके, युति करके, दोस्ती करके सरकार बनाई है। तो अगर हमें सत्ता से बाहर अगर शिवसेना ने रखा है तो मुंबई के सत्ता से शिवसेना को बाहर करेंगे, ऐसा हमने मतलब तय किया है। और उसी दिशा से माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और चंद्रकांत दादा पाटिल जी, हमारे मंगल प्रभात अलोड़ा जी जो मुंबई के अध्यक्ष है, और हमारी आरपीआई जो है, हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और इस चुनाव में जरूर चमत्कार हो जाएगा और शिवसेना की सत्ता चली जाएगी अबीर जी। यानी कि शिवसेना ने सत्ता के लालच में बीजेपी को धोखा दे दिया और सत्ता उनके दुश्मनों के साथ बना ली। क्या सत्ता इतनी जरूरी हो गई है सर आजकल के राजनेताओं के लिए? नहीं, क्या क्या आवाज नहीं आ रही मुझे। आजकल के राजनेताओं के लिए सत्ता इतनी जरूरी हो गई है कि पुराने साथियों को भूल जाते हैं लोग। नहीं, भी सत्ता तो हर एक को चाहिए। अगर चुनाव लड़ना है, राजनीति करना है लोकतंत्र में, तो सत्ता के लिए ये होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सत्ता ये हमको चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो सत्ता पाने के लिए जो चुनाव लड़ा जाता है। तो अभी इन्होंने हमको सत्ता से बाहर रखा है। एक तो शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को तो धोखा दिया है। माननीय उद्धव ठाकरे जी ने, बाला साहब ठाकरे जी होते थे तो ऐसा तो नहीं होता था। बाला साहब ठाकरे जी बीजेपी के साथ रहने का आदेश उद्धव ठाकरे को देते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने गलत निर्णय ले लिया। संजय राउत जी ने मतलब गलत कदम उठाने का काम किया, सामना से उल्टी सीधी बातें रखने का काम किया और महाराष्ट्र में जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका है। लेकिन ठीक बात है, लेकिन देखते हैं अभी ये इनके कितने दिन मतलब रहे। अभी 1 साल तो पूरा हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी भी ऐसा हो सकता है कि शिवसेना ने बैक टू पैवेलियन आना चाहिए, शिवसेना ने बीजेपी के साथ, आरपीआई के साथ आना चाहिए और उद्धव ठाकरे जी 2 साल मुख्यमंत्री रह सकते हैं और 1 साल मुख्यमंत्री रह सकते हैं। बाद में 3 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस जी को मौका देना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है। अगर ज्यादा दिन सरकार चलानी है तो शिवसेना ने अपने निर्णय में बदल करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। शिवसेना ने हमारे साथ आना चाहिए, उनका हम स्वागत करने के लिए तैयार है। अभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं शिवसेना और बीजेपी एक हो सकते हैं दोबारा से? ये संभावनाएं दिखती हैं आपको? हो सकते हैं। मतलब अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ एक हो चुके हैं तो बीजेपी तो इतने सालों का उनका मित्र है, तो हो सकता है उसमें होने में क्या दिक्कत है। तो दोनों भी हिंदुत्व के मुद्दे पर एक साथ आए थे बहुत सालों से, तो मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है।
और हमको कोई सरकार नहीं गिरानी है, सरकार खुद अपने कारनामों से गिर जाएगी। और ये सरकार जब गिर जाएगी तब हम सरकार को बनाएंगे। सरकार हमको गिराने की आवश्यकता नहीं, सरकार खुद की गिर जाएगी, जब गिर जाएगी तब हम सरकार को बनाएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत और शिवसेना सांसद जो राज्यसभा से हैं संजय राउत जी, इनका जो आपसी झगड़ा जग जाहिर है और अचानक आप पहुंच जाते हैं कंगना रनावत के घर उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो क्या वाकई में इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन है मुंबई के अंदर? बीएमसी ने इतने आनन फानन में उनके जाकर के ऑफिस को तोड़ दिया और चीजों को तो नहीं तोड़ा। इस पर आपकी पार्टी ने जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन छुटपुट आवाज उठाकर रह गए आप लोग। नहीं भी, जो कंगना रनावत का जो विषय है, इस विषय पर मैंने बार बार ये बोला है कि कंगना रनावत जी ने मुंबई के बारे में जो बोला था कि मुंबई पाक व्याप्त कश्मीर बन गई है, ये मुद्दे से मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसा बोलकर मैंने जी कंगना रनावत जी को, जब शिवसेना ने चैलेंज दिया था कि वो मुंबई तो नहीं आ सकती है, उनको मुंबई में आने का अधिकार नहीं है, तो जी मैंने स्टैंड लिया था कि भाई 16 साल से मुंबई में रहती है, वो बड़ी फिल्म एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, तो उनको कैसा रोक सकते हैं? ठीक बात है, अगर उस मुद्दे पर हम भी तो सहमत नहीं है। और शिवसेना ने भी इसका विरोध किया था कि मुंबई को पाक व्याप्त कश्मीर कहना ठीक नहीं है। यहाँ तक हम समझ सकते हैं, लेकिन उनको रोकने की भूमिका रखना ठीक नहीं था। इसीलिए मेरी पार्टी ने निर्णय लिया कि कंगना का संरक्षण करेगी, और इसीलिए एयरपोर्ट पर मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता गए थे, और कंगना के घर भी जाकर मैं उनको मिलकर भी आया था, और उनको मैंने बोला था कि आपको डरने की बात नहीं है। और आपने देखा है कि उनका जो ऑफिस है, नोटिस देकर 7 दिन तक का टाइम देना चाहिए था नियम के मुताबिक, लेकिन उनको तो नोटिस पे भेजा, और बुलडोजर लेकर वहां बुलडोजर ही मतलब नोटिस लेकर गया। और कंगना रनावत तो वहां नहीं भी थी, तो उनको बोले नोटिस देना चाहिए था, 6-7 दिन का टाइम देना चाहिए था। और अभी कोर्ट ने जो बोला है कि भाई गलत हुआ है, ये नोटिस देकर 7 दिन के बाद कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, लेकिन एक दिन में कार्रवाई करना, इसका मतलब बदला लेने की भावना से मुंबई महानगर पालिका ने काम किया है। संजय राउत के इशारे पर मतलब मुंबई महानगर पालिका ने इसी तरह का काम किया है, ये गलत है। ऐसा मुंबई हाईकोर्ट ने भी बोला है, और इसका कॉम्पेंसेशन में देना चाहिए। इसी तरह का भी आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने दे दिया है। तो मुझे लगता है कि मुंबई महानगर पालिका ने कंगना रनावत को ऑफिस दोबारा कंस्ट्रक्ट करके देना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है, सूचना है। और आपने कंगना कंगना रनावत पर रनावत इसके को अन्य पार्टी हुआ। ज्वाइन करने का ऑफर नहीं दिया सर? हाँ, आपने कंगना को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर नहीं दिया? तेज तर्रार बोलती हैं, आपकी पार्टी को ऐसी महिला लीडर की आवश्यकता है? या पार्टी में आपने पार्टी ज्वाइन कराने के लिए नहीं कहा? क्या, जब पार्टी ज्वाइन कराने के लिए मैं नहीं कहा, मतलब कंगना रनावत जी तो वो फिल्म एक्ट्रेस है, लेकिन पायल घोष जी ने हमारी पार्टी ज्वाइन की है। जिस पायल घोष पर अन्याय हुआ था, उसके बारे में भी मैंने आवाज उठाई थी। तो पायल घोष ने मतलब पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन कंगना को मैंने तो नहीं बोला ये पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और कंगना मतलब फिल्म में अच्छी भूमिका कर रही है, तो वो उन्होंने उधर ही रहना चाहिए। मैं तो राजनीति में हूँ, और कंगना ने फिल्म में रहना चाहिए। माया नगरी से फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के नोएडा जा रही है सर। क्या लगता है देश के युवाओं को और ज्यादा संभावनाएं मिलेंगी रोजगार की? मुझे लगता है कि नोएडा में जो कोशिश हमारे माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री उनकी है, तो इसके पहले भी नोएडा में फिल्म सिटी थी भी, लेकिन वहाँ कोई विशेष फिल्म के शूटिंग नहीं होते थे। अगर यहाँ नोएडा में फिल्म सिटी अगर बड़ी बन रही है, तो कुछ शूटिंग के लिए लोग जा सकते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में रहेगी। मुंबई के बाहर फिल्म इंडस्ट्री नहीं जा सकती है। अभी भी जो शूटिंग के लिए पूरे ऑल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ से शूटिंग होता है करने का उनका प्लान होता है, उसके मुताबिक शूटिंग के लिए वो बहुत सारे जगह पर मतलब जो कलाकार है वो जो जाते हैं, टेक्नीशियन जाते हैं, शूटिंग वहाँ होता है। उसी तरह इधर भी हो सकता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में रहेगी।
सभी फिल्म कलाकार मुंबई में रहेगी, वो मुंबई छोड़कर कोई इधर नोएडा में रहने के लिए आएगी नहीं। तो मुझे लगता है ठीक बात है, वहां भी कुछ शूटिंग अगर अच्छा फिल्म सिटी पर बनाएंगे तो उधर भी शूटिंग हो सकती है, जिस तरह मुंबई के फिल्म सिटी में होती है, जिस तरह बाहर जाकर शूटिंग होती है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से हटेगी नहीं, वो तो मुंबई में रहेगी और शूटिंग के लिए कुछ लोग वहां जा सकते हैं, उनको अधिकार है। सर, आप काफी लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे हैं, अभी बीजेपी की सरकार है, तो दोनों का काम करने का जो तरीका है, ज्यादा बेहतर क्या लगा आपको? हाँ, कौन सी सरकार का कार्यकाल ज्यादा बेहतर रहा आपको? कांग्रेस के साथ रहे हैं आप लंबे समय तक, अभी आप बीजेपी के साथ हैं। हाँ, तो मतलब सरकार का तो कार्यकाल जो है तो अभी अभी देवेंद्र फडणवीस का भी कार्यकाल अच्छा रहा, शरद पवार जी का भी कार्यकाल अच्छा रहा जो मैं उनके साथ था, और मैं जिनके साथ रहता हूँ उनका कार्यकाल अच्छा होता है, क्योंकि अच्छा जहाँ जो होता है आप उधर जिनके भी साथ साथ मतलब गठबंधन करते हैं, तो उनका जहाँ अच्छा कार्यकाल होता है उधर ऑटोमेटिकली अच्छा हो भी जाता है। इसका मतलब कांग्रेस के साथ आप इतने लंबे समय तक रहे हैं, आज आपकी सरकार उनकी बुराई करती है। ठीक है। नहीं, मैं जिनके साथ था उनका कार्यकाल अच्छा ही था, मतलब मैं जब शरद पवार जी के साथ मैं मिनिस्टर था, मैं स्टूडेंट से डायरेक्ट में मिनिस्टर बन गया था। अभी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मतलब मैं तो सरकार में तो था नहीं था, लेकिन देवेंद्र जी मेरे अच्छे मित्र है और उन्होंने मतलब बहुत ही डैशिंगली मतलब 5 सालों में काम किया था। अभी भी 5 साल उनको मिलने वाले थे, लेकिन शिवसेना ने धोखा दे दिया, और शिवसेना ने बीजेपी को तो धोखा दे दिया और कांग्रेस एनसीपी को सत्ता में आने का मौका दे दिया। तो मतलब उनको नहीं मौका दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। लेकिन और जिस सरकार में मैं हूँ, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, 6.5 साल से मैं उनके साथ हूँ। तो जी। मतलब नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सोच कर राज चलाते हैं, तभी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे चलते हैं। हिंदू हो या और मुसलमान हो या दलित हो या आदिवासी हो, ओबीसी हो, सभी लोगों को साथ में लेकर वो चलने की उनकी भूमिका है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ रहे हैं, तभी जातीय धर्म का वोट उनको मिलता है, इसीलिए मोदी जी बार बार सत्ता में आ रहे हैं। और अगली बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो मुझे भी उस मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। तो 2024 में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक राहुल गांधी जी है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में अपोजिशन की अपोजिशन लीडर बनने का उतना स्ट्रेंथ उनको तो नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सरकार चलती रहेगी, 24 में भी आएगी, 29 में भी आएगी, 29 के बाद 34 में भी आएगी, और आगे आगे आती रहेगी, जब तक कोई अल्टरनेटिव नहीं है तब तक बीजेपी की एनडीए की सरकार केंद्र में आती रहेगी, और हम देश का विकास करने के लिए जुट रहे हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अबीर जी, आप कांग्रेस के लंबे साथी रहे हैं, अभी थोड़ा आज जो कांग्रेस की हालत है देश में, क्या लगता है आपको? कांग्रेस यात्री खत्म सवाल के पूछो। कगार पर है। हाँ, आज जो कांग्रेस की हालत है देश में, कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर आ गई है सर। क्या लगता है, कांग्रेस बिल्कुल अंतिम समय में है अपने? नहीं, कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत बड़ी खराब है। कांग्रेस पार्टी बहुत सारे लोग छोड़ भी रहे हैं। राहुल गांधी जी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी में इतना दम नहीं है कि वो मोदी जी को हरा सके और एनडीए को हरा सके। इतना दम कांग्रेस पार्टी में आज नहीं रहा है, और कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। दोबारा सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनना पड़ा, राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनने रहने के लिए तो तैयार नहीं है, और दूसरे को किसको बनाना है ये उनके सामने प्रॉब्लम है कि किसको बनाएगी। इसीलिए अध्यक्ष पद गांधी घराने में रहा है, और अभी सोनिया गांधी जी अध्यक्ष, उनके बारे में हमको आदर है, जो सोनिया गांधी जी के बारे में मैं उनके साथ में रहा हूँ यूपीए में। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत बड़ी बुरी हो चुकी है, और अमेठी में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा, और यूपी में एक ही सीट चुनकर आई माननीय सोनिया गांधी जी की। तो इसीलिए मतलब कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में कम होती जा रही है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भविष्य नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई कविता सुना दीजिए सर। हाँ,
चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई कविता सुना दीजिए। कविता मतलब जिस तरह ये तुम्हारा न्यूज वन इंडिया चैनल है, इसके अबीर खान जी जो मतलब इसके प्रमुख भी है, और अबीर खलीद अली जी, आप भी मतलब इनके आज के इसके एंकर भी आप है। तो मतलब जब जब मेरे सामने नाम आता है अबीर, जब जब मेरे सामने नाम आता है अबीर, तब मुझे याद आते हैं कबीर। तो कबीर के जो दोहे होते हैं, ये दोहे बहुत ही शक्तिशाली दोहे होते हैं, और इसीलिए मतलब अभी न्यूज इंडिया की खुल जाएगी कली, न्यूज इंडिया की खुल जाएगी कली, क्योंकि मेरे साथ है अबीर खान और अबीर खलीद अली। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार ये नमस्कार। थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले, जो कि आरपीआई के अध्यक्ष हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए द खान शो। अगली बार किसी ऐसे ही चेहरे से फिर आपको मिलाएंगे। जय हिंद।